बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज लेक्चर नंबर 13 में हमने हिस्सा नस्ल से सबक नंबर 3 पाकिस्तान की शहजादी पढ़ना है। इससे पहले हम इसके मुसन्निफ़ का तारुफ पढ़ेंगे। अशरफ सबूही 1905 में इनकी पैदाइश है और 1990 में इनकी वफ़ात हुई। अशरफ सबूही का असल नाम सैयद वली अशरफ और कलमी नाम अशरफ सबूही था। आप दिल्ली में पैदा हुए। इब्तिदाई तालीम घर पर हुई। 1922 में एंग्लो अरेबिक हाई स्कूल दिल्ली से मैट्रिक का इम्तहान पास किया। मारूफ अदीब शाहिद अहमद दहलवी उनके हम जमात थे। अशरफ सबूही महकमा डाक वतान में मुलाजिम रहे। बाद में ऑल इंडिया रेडियो से वाबस्ता हो गए। क़याम पाकिस्तान के बाद लाहौर आ गए। 1965 में मुलाजमत से सबकदोश हो गए और हमदर्द दवाखाना के शोबे मतबूआत से वाबस्तगी इख्तियार कर ली। अशरफ सबूही एक साहिब तर्ज अदीब थे। उर्दू ज़बान ख़ुसूसन दिल्ली के मुख्तलिफ तबकों की बोलचाल और वहाँ के रोज़मर्रा मुहावरे पर पूरी गिरफ्त रखते थे। उन्होंने बच्चों के लिए कहानियों की दर्जन भर किताबें भी लिखी जो बहुत मकबूल हुईं। उनकी तसानीफ में दिल्ली की चंद अजीब हस्तियाँ, गुबारे कारवां, झरोके, सलमा और बिन बासी देवी शामिल हैं। अशरफ सबूही ने चंद अंग्रेजी किताबों का उर्दू तर्जमा भी किया। पाकिस्तान की शहजादी इनके तदरीसी मकासद देख लेते हैं जो पढ़ने के बाद हमें हासिल होंगे कि उर्दू की मारूफ दास्तानों और उनके मुसन्निफीन से रोशनास होना, यानी कि अब आप जो कहानी पढ़ेंगे पाकिस्तान की शहजादी वो एक दास्तान है। ठीक है जी। दिल्ली के रोज़मर्रा मुहावरों से मुज़य्यन एक नस्ल पाने के ज़रिए से तलबा की लसानी सलाहियत में इजाफ़ा करना, अशरफ सबूही के दिलकश असलूब से आगाह करना, ज़ुमानी अल्फाज और तशबीह से रोशनास कराना। अज़ीज़ तलबा, इसमें ज़ुमानी अल्फाज और तशबीहात का इस्तेमाल और मुहावरात का इस्तेमाल इस कहानी में बहुत ही खूबसूरत अंदाज में अशरफ सबूही साहब ने किया और हम इसको पढ़ेंगे भी। और क्योंकि ये सबक काफ़ी बड़ा है तो अब लेक्चर में मैं सिर्फ इसका मुख्तसर सा खुलासा आपको बता दूंगी। आपने इस सबक की बुलंदखानी खुद से करनी है। ठीक है। अब हम इसका खुलासा देख लेते हैं कि खुलासा यह है कि अशरफ सबूही एक साहिब तर्ज अदीब थे। सबक पाकिस्तान की शहजादी जिसमें पाकिस्तान की सैर का अहवाल बयान किया गया है। ठीक है जी। इस सबक में एक सैयदानी बीबी के मुतल्लिक बताया गया है कि उनके मियाँ मरहटा गर्दी में मारे गए, जिसकी वजह से उन्होंने बाकी सारी उम्र रंडापे में यानी बेवगी में गुजारी और मसरूफियत के लिए उन्होंने सिलाई कढ़ाई का काम शुरू कर दिया। उन्होंने इससे बहुत नाम कमाया, जिसके बायस शहरी बेगमात उनसे कपड़ों का काम करवाती थी। बुढ़ापे में नजर कमजोर होने पर यह काम छोड़ना पड़ा और रोटी की फिक्र लग गई कि ऐसे में एक पड़ोसी मीर साहब को तरस आ गया और उन्हें अपने घर ले गए। पहले तो सैयदानी बी को बहुत शर्म आई, फिर वो उन्हीं के घर का ही एक फर्द बन गई। वो बच्चों को कुरान पढ़ाती, उन्हें वाज़ो नसीहत भी करती थी और खाना पकाने की तरकीब बताती और रात को बच्चों को कहानियां सुनाती थी। सैयदानी बी के बारे में मशहूर था कि वो पाकिस्तान से होकर आई हैं। इस बारे में एक रात मीर साहब की बीवी ने पूछा तो उन्होंने अपनी आप बीती यूं सुनाई। नवाब आजम उद्दौला की बेटी के ब्याह की तैयारियां हो रही थी, जिसके बायस दिन रात काम करना पड़ता था। एक जुम्मे को मैंने मामा से बोनट पुलाव बनवाया। बोनट पुलाव यानी वो पुलाव जो चनों सब्ज चनों से बनता है। वो दम पर था कि बाहर से आवाज आई कि सैयदानी बी को सरकार ने बुलाया है, साथ ही पेनिस यानी सवारी भेजी है। मैं फौरन इस पर सवार हुई। जब इसमें बैठे देर हो गई तो मैंने पर्दा उठाकर देखा कि जंगल में हंस उड़ती जा रही थी। मैंने ऊंची आवाज से पूछा, मुझे कहाँ ले जा रहे हो? तो पता चला कि बादशाह सलामत ने बुलाया है। इतने में बादशाह का महल आ गया। मैं हंस से उतरी थी कि एक परी ने मुझे बादशाह तक पहुंचाया, जबकि दरख्तों के तने चांदी के, शाखें जमरुद की और फलों की जगह लाल लटक रहे थे कीमती पत्थर। यानी मैंने देखा कि याकूत के तख्त पर बादशाह बेगम बैठे थे, पास ही उनकी जवान लड़की थी। मुझे बेहतरीन खाना पेश किया गया। हुक्म हुआ कि मुझे शहजादी के कपड़ों पर अपना हुनर दिखाना है। जब मैंने काम शुरू किया तो पहले जोड़े पर ही वाह वाह हो गई, बहुत ज्यादा तारीफ हो गई। यूं मैंने उनका काम करने के बाद इजाजत चाही तो मुझे बादशाह ने इनामात के साथ वापस भेजा, जो कि जवाहिरात थे। मुझे इस काम में पता नहीं कितने माह लग गए थे, मगर वापसी पर मैंने देखा कि चावल दम पर ही थे। अजीज तलबा, ये कहानी जो है वो पाकिस्तान के सैर के अहवाल के बारे में है। अब हम इसकी मशक देखेंगे। मशक में
हमने देखा है कि सैयदानी इस सवालात के जवाबात तहरीर करने हैं। सैयदानी बी ने गुज़र औक़ात के लिए कौन सा पेशा इख्तियार किया? मीर साहब उनकी बीवी सैयदानी बीवी को किस बात पर ज़्यादा खुश थे? उनकी बीवी सैयदानी बीबी की किस बात पर ज़्यादा खुश थे? परिस्तान के बादशाह ने सैयदानी बीवी को किस काम के लिए बुलवाया था? बादशाह बेगम का असली नाम क्या था? परिस्तान के फलों की ख़ास बात क्या थी? ये तमाम सवालात जो हैं उनके जवाबात आपको नोट्स में दिए गए हैं। आपने वहां से याद करने हैं जो स्कूल की तरफ से आपको मिले हैं। सवाल नंबर 2, इसमें परिस्तान का तज़किरा दिलचस्प अंदाज में किया गया है। आप अपने अल्फाज में इसका खुलासा लिखिए। तो अजीज तलबा, मैंने भी आपके सामने खुलासा पढ़ा और ये खुलासा आपने नोट से ही याद करना है। अब हम सवाल नंबर 3 देखते हैं। मतन की रोशनी में दुरुस्त जवाब पर निशान लगाएं। सबक परिस्तान की शहजादी किस मुसन्निफ की तहरीर है? इसका दुरुस्त जवाब है अशरफ सबूही। किले की बड़ी बड़ी मुगलानियां सैयदानी बी के सामने ऑप्शन है जी, काम करती थी, खड़ी रहती थी, दम न मारती थी, कान पकड़ती थी। तो इसका दुरुस्त जवाब है कान पकड़ती थी। परिस्तान के बादशाह ने सैयदानी बी को बुलाया था। इसका दुरुस्त जवाब है बेटी का जहेज टांकने को। सैयदानी बी को खाने में महबूब था। इसका दुरुस्त जवाब है बोनट पुलाव। परिस्तान में फलदार पौधे बड़े थे। इसका दुरुस्त जवाब है बालिश्त भर। परिस्तान से सैयदानी बी को इनाम में क्या मिला था? तो इसका जवाब है दुरुस्त जवाहिरात। अच्छा, मुदर्रिजल मुहावरात के मायने हम देख लेते हैं कि आंखें खुलना इसका मतलब है होशियार होना, बाल बेकार होना इसका मतलब है हमारे पास नुकसान ना होना, कलेजे पर सांप लूटना हसद करना, औसान खाता होना घबरा जाना, अकल जाती रहना यानी होश बाकी ना रहना। सवाल नंबर 5, कॉलम अलिफ को कॉलम बे से मिलाएंगे। कॉलम अलिफ जो है मरहटा गर्दी। अब इसका दुरुस्त जवाब जो है वो ये है तबाही। और मीर साहब के साथ आएगा जवाब इसमें खुश मिजाज। और अंडा शहजादी जो है इसका आएगा कांजा दियो, काना दियो। अंडा शहजादी का मतलब इधर से इसका लिंक आएगा जी काना दियो। और गधा, बकर गधा जो है वो जिन है। और हुनर जो है उसका मतलब है भाग यहाँ पर। अच्छा जी, इसके बाद सवाल नंबर 6 है। सबक के मुताबिक दुरुस्त लफ्ज़ के जरिए से खाली जगह पूरी करनी है। एक वक्त था कि इसमें दुरुस्त जवाब आएगा किला। किला में सैयदानी बी का बड़ा मकाम था। किला इसका दुरुस्त जवाब आएगा। सैयदानी बी को मुगलानी का पेशा इख्तियार करना पड़ा क्योंकि वो बेवा हो गई थी। इसका दुरुस्त जवाब है वो बेवा हो गई थी। उसने कहारों से कहा कमबख्तो मुंह से कुछ तो। यहाँ पर दुरुस्त जवाब आएगा फूटो। अच्छा, परिस्तान में उसे कहा ले जाए, कौन लेके गया था? जिन। ठीक है जी, बादशाह ने उसे क्या दिए थे नाम में? जवाहिरात। इसका दुरुस्त जवाब है जवाहिरात। अजीज तलबा, ये तो आज परिस्तान की शहजादी का मुख्तसर सा तारुफ था सबक का, जो आपको बताया और उसकी मशक भी हमने की। तो अब इसमें जो ग्रामर पोर्शन है अभी हमने करना है, लेकिन मुख्तसर सा मैं आपको इस कहानी का मरकजी ख्याल बता देती हूँ कि इस कहानी का लिखने का मकसद ये था कि अशरफ सबूही ने हमें बताया है कि ये जो इंसान है हमेशा से गाफिल ठहरा है। अच्छे वक्त के होते हुए उसे बुरे वक्त का एहसास भी नहीं होता। वो हमें इस फर्जी कहानी के जरिए पैगाम दे रहे हैं कि हमें हमेशा मुस्तकबिल शनास होना चाहिए, यानी कि आने वाले कल के लिए हमें ज़रूर सोचना चाहिए, वरना मोहताजी हमारा मुकद्दर ठहरेगी। मौजूदा हालात में अखराजात में मियाना रवि इख्तियार करने से आने वाली परेशानी से बचा जा सकता है। अगर कोई खुशहाल फर्द ज़माने के हादसे का शिकार हो जाए तो हमें उसका एहसास ज़रूर करना चाहिए। ये जी सबक का मुख्तसर सा तारुफ है और आपने इसकी बुलंद खानी करनी है, अच्छे से पढ़ना है। पढ़ने के बाद सवालात के मुख्तसर जवाबात और खुलासा स्कूल की तरफ से जो नोट्स मिले हैं आपको वो याद करना है इधर से, ठीक है जी। और ये आपके घर का काम है। अजीज तलबा, अब ग्रामर पोर्शन का हम देखते हैं कि इसमें जुमानी अल्फाज। जुमानी अल्फाज क्या है, इसकी तारीफ आपके सामने है कि ऐसे अल्फाज का इमला तो एक ही होता है लेकिन उनके दो मानी होते हैं। उनमें से बाज औकात लफ्ज एक मानी में मुजक्कर जबकि दूसरे मानों में मोन्नस होता है। और इसमें जो है देखेंगे ज़ैल के जुमलों में से जुमानी अल्फाज अलग करके उनके मानी लिखिए। तो अब इसमें मानी आपको बता रहे हैं और ये आपके क्लास वर्क में शामिल होगा अगले लेक्चर में, और आपने वहां से ये लिखना भी होगा, ठीक है जी। अब इसमें फिर भी मायनी हम देख लेते हैं कि एक मायनी जो है आब।
बारिशों से आईने की आप जाती रही, आप यहाँ पर मतलब है एक चमक, और एक आपका मतलब होता है पानी। ठीक है जी। अब इसके बाद है सवात में कौन सी कान है। कान जो है, एक कान जिस्म का एक अज़ा है, उज़ू है खास, और उसके बाद जो है एक कान का मतलब है धात के निकलने की जगह। बादशाह बेगम के हुक्म पर शहजादी के कपड़ों के लिए थान पे थान आने लगे। अब यहाँ थान जो है घोड़ा बांधने की जगह को भी कहते हैं, और एक थान कपड़ों के गट्ठे को भी कहते हैं। हक बात कहने की पादाश में वो दार पर झूल गया। दार कहते हैं तख्ता मौत, और एक दार का मतलब है मकाम। अब जहां चाह वहां रहा। अब वहां चाह का मतलब एक है कुआं, और एक का मतलब है ख्वाहिश। तो इसके बाद हम देखेंगे मुतजाद अल्फ तहरीर करने हैं। तो मुतजाद में हमारे पास है लतीफ का है कसीफ, लतीफ का कसीफ है, शब का है सहर, और रोज भी, शब का रोज भी आ सकता है, रोज रोज और शब जो है वो हम मीनिंग में उसमें लेते हैं। खुश का मतलब आएगा, और यहाँ पे आएगा जुफ्त, जुफ्त का ताक, शीरी का आएगा तल्ख, तल्ख मिजाज होना, शीरी मिजाज होना। ठीक है जी। अब नशेब जो है, नशेब का इधर आएगा फ्रास, और तिरयाक का आएगा इधर जहर। ठीक है जी। तशबीह हम देख लेते हैं। इल्म बयान की इस्लाह में किसी चीज को खास वस्फ की वजह से किसी दूसरी चीज की मानंद करार देना तशबीह कहलाता है। जैसे पानी बर्फ की तरह ठंडा है। अब देखें इसकी तारीफ देखेंगे। तशबीह के किसी चीज को खास वस्फ यानी खूबी की वजह से किसी दूसरी चीज की तरह मानंद करार देना तशबीह कहलाता है। पहली तारीफ, इसे मिसाल है पानी बर्फ की तरह ठंडा है। अब पानी बर्फ की तरह ठंडा है, पानी जो है वो हमारे पास है लफ्ज मुशब्बा, यानी कि हमारे पास आपको कॉलम भी नजर आ रहे होंगे। अब इसकी मजीद वजाहत कर देते हैं। और सुहेब दूसरी मिसाल है, सुहेब शेर की मानी दलेर है। इसमें दो बातों का ख्याल रखना पड़ता है। जब एक चीज को दूसरी चीज से तशबीह दी जाए तो दोनों में किसी मुश्तरक वस्फ यानी खूबी का पाया जाना जरूरी है। दूसरा ये कि जिस चीज से तशबीह दी जाए उसमें खूबी या वस्फ ज्यादा हो। जैसे यहाँ पर देखेंगे बर्फ, क्योंकि एक बहुत ही एहसास से ही पता चल जाता है बर्फ का हम बोलते हैं लफ्ज, इसका मतलब बहुत ठंडी सी चीज। तो यहाँ पे ठंडा। ठीक है जी। अब यहाँ पर ये देखेंगे सुहेब शेर की मानी दलेर है। शेर क्योंकि बहादुर होता है, शेर को जंगल का बादशाह भी कहा जाता है, इसलिए सुहेब की बहादुरी को शेर की मानी जो है वो करार दिया गया है। ठीक है जी। इसमें देखेंगे तशबीह के 5 अरकान कौन कौन से हैं जी। मुशब्बा, जिस चीज को दूसरी चीज जैसा कहा जाए। जैसे यहाँ पर पानी को कहा गया है बर्फ की तरह। ठीक है। सुहेब जो है वो शेर की तरह। तो ये मुशब्बा पानी और सुहेब है। और मुशब्बा बा, जिस चीज से तशबीह दी जाए, तो यहाँ पर हमने बर्फ के से तशबीह दी है पानी को, और सुहेब को शेर से तशबीह दी है। तो ये यहाँ पर हमारे पास मुशब्बा बा है। ठीक है। वजह शुबा क्या है, इनकी वजह क्या है तशबीह देने की, वो मुश्तरक सिफत यानी खूबी जिसकी वजह से एक चीज को दूसरी चीज जैसा कहा जाता है। ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास वजह शुबा कौन कौन सी चीजें हैं। एक तो ठंडक, कि ठंडा है, और यहाँ पर दलेर यानी बहादुरी। ठीक है जी। अब इसके बाद देखते हैं गर्ज तशबीह, तशबीह देने का मकसद क्या था। जिस मकसद के लिए तशबीह दी जाती है, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि ठंडा जो है वो ठंडा यानी कि बहुत ठंडी सी चीज को जाहिर करने के लिए खूबी बयान की गई है, तो इसलिए ये गर्ज तशबीह है। और दलेर यहाँ पर बहादुरी का इजहार कर रहे हैं, तो इसलिए ये गर्ज तशबीह है। अब देखें हर्फ तशबीह क्या है। हर वो अल्फाज या हरूफ जो तशबीह देने के लिए इस्तेमाल होते हैं, मसलन तरह, मानिंद, जैसा, जैसी, सा वगैरह। ऊपर दी गई मिसालों के अरकान इस तरह से होंगे कि मुशब्बा पानी और सुहेब, मुशब्बा बा बर्फ और शेर, वजह शुबा ठंडक और बहादुरी, गर्ज तशबीह ठंडापन जाहिर करना, बहादुरी का इजहार करना, हर्फ तशबीह में तरह और मानिंद। ठीक है जी। अब यहाँ पे हमने इसका तशबीह के तारीफ भी पढ़ी, उसके अरकान भी देखे, आपने इसको भी बहुत अच्छे अंदाज में पढ़ना है। अब देखेंगे यहाँ पर कि दास्तान, नावल और मुख्तसर अफसाने से तारीफ करवाया जाए तुलबा को, तो इसे दास्तान किसे कहते हैं। दास्तान कहते हैं एक तवील अफसाने को। अफसाना कहते हैं जी कहानी को, छोटी मुख्तसर सी कहानी जो एक ही निशिस्त में बैठकर पढ़ी जाए। और दास्तान क्या है, दास्तान जो है वो तवील अफसाने को कहा जाता है। जैसा कि अभी आपने दास्तान पढ़ी यानी कि परिस्तान की शहजादी, तो हमारे पास जो है वो दास्तान है जो हमने पढ़ी है। नाविल जो है, नाविल की तारीफ ये है कि नाविल में एक माशरे के कई पहलू जो हैं वो सामने लाए जाते हैं।
اور اس کے بعد دیکھیں اس میں معاشرے کے کئی پہلو سامنے لائے جاتے ہیں اور اس میں متعدد یعنی کئی کردار بھی سامنے آئیں تو وہ ناول کہلاتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، مضمون پرستان کی شہزادی جو ہے وہ داستان ہے، صنف نثر کی ایک قسم یعنی داستان جو بھی ہم نے پڑھی ہے۔ اور اشرف صبوی کے سوانح حالات یہ کہ طرز تحریر ان کا سادہ، اسلوب بیان بھی بہت ہی اچھا ہے۔ زیادہ تر انہوں نے اپنی تحریروں میں محاورات، زمانی الفاظ، تشبیہات کا ذکر کیا، جس کے لیے ہم نے ابھی زمانی الفاظ بھی پڑھے ہیں اور تشبیہات بھی پڑھی ہیں۔ اور محاورے کی تعریف یہ ہے کہ محاورہ اپنے اصل معنوں میں نہیں بلکہ مجازی معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ محاورہ ہمیشہ دو یا دو سے زیادہ الفاظ کا مجموعہ ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، یہ آج کا لیکچر ہے، اس کو اچھے سے سننا ہے دوبارہ سے، اور آپ نے گھر کے کام کے لیے مختصر سوالات کے جوابات اور خلاصہ اسکول کی طرف سے دیے گئے نوٹ سے یاد کرنا ہے۔ آج کا لیکچر اتنا ہی، انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں اقتباس کی تشریح پھر بتائیں گے۔ اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔